गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सीआरपीसी के लेक्चर्स के क्रम में आज जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सीआरपीसी सेक्शन 125 और 25 125 की हेडिंग है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो यूनिट 1 का ये नेक्स्ट टॉपिक है। जैसा कि इसके हेडिंग से ही क्लियर है कि इसमें सीआरपीसी में वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स जो भी डिपेंडेंट हो वो मेंटेनेंस मांग सकता है। इसमें जनरली एक क्वेश्चन ये रेज किया जाता है कि व्हाई दिस टॉपिक हैज बीन इंक्लूडेड इन सीआरपीसी। ये एक्चुअली सिविल का मैटर है और इसमें कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसको सीआरपीसी में क्यों डाला गया है? तो द आंसर इज कि इसमें जो जुरिसडिक्शन दिया गया है वो मजिस्ट्रेट को दिया गया है और मजिस्ट्रेट जनरली क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल मैटर डील करते हैं। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर होने के कारण इसकी जो व्यवस्था है वो 125 में दी गई है। पूरा प्रोविजन सीआरपीसी 125 से 128 में है और इसका जो बेसिक या जो कोर ड्राफ्ट है वो 125 में है। तो जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, सेक्शन 125 ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। तो ये सेक्शन तो ये डिस्क्लोज करता है कि किनको मेंटेनेंस के राइट्स दिए गए या किसके लिए मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। तो उसमें वाइफ्स है, चिल्ड्रंस है और पेरेंट्स है। जनरली ये भी, अगर आप ड्राफ्ट नहीं पढ़े तो जनरली ये भी कंसेप्शन होता है कि केवल वाइफ को है। एक जनरल परसेप्शन ये है कि 125 वाइफ्स को मेंटेनेंस का राइट देता है, जबकि ऐसा नहीं है। 125 में वाइफ्स, चिल्ड्रंस, इवन पेरेंट्स भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 126, इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि जो मेंटेनेंस का दावा करेंगे या जो ऑर्डर किया जाएगा उसके लिए प्रोसीजर क्या होगा। सेक्शन 127 ऑल्टरेशन इन अलाउंसेस, इसमें जो अलाउंसेस दिए जाएंगे मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर उसमें क्या ऑल्टरेशन किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। और लास्ट वन है कि सेक्शन 128 एनफोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। तो जो कोर्ट के आदेश है अगर उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसको एनफोर्स कराने के लिए क्या किया जा सकता है, क्या प्रोविजंस अडॉप्ट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से 4 सेक्शंस में मेंटेनेंस के पूरे जो प्रोविजंस है उसको डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट जो स्लाइड्स है वो आपको दिख रहा है कि ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स। इसमें क्लियर कट देखिए लिखा हुआ है कि इफ एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस neglects or refuses to maintain number A, his wife unable to maintain herself or his legitimate or illegitimate minor child, whether married or not unable to maintain itself। एंड नेक्स्ट स्लाइड में है कि his legitimate or illegitimate child not being a married daughter who has attained majority, where such child is by reason of any physical or mental abnormality or injury unable to maintain itself। तो देखिए चाइल्ड की दो कैटेगरी है, एक नॉर्मल चाइल्ड और एक किसी तरह से वो एबनॉर्मल या मेंटल एबनॉर्मलिटी हो या इंजरी हो उस कंडीशन में। एंड हिज फादर और मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। तो पहले ए बी सी डी में बी और सी को तो मर्ज कर दीजिए। तो इस तरह से 3 कैटेगरी बनती है। अब इसके बाद चलते हैं सबसे पहले ए पर। क्या कहता है कि एनी पर्सन हैविंग सफिशिएंट मींस नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन, यानी कोई व्यक्ति अगर उसके पास बहुत सारे पर्याप्त साधन हैं कि वो नेग्लेक्ट कर रहा है, यानी कारण है उसके पास कि नेग्लेक्ट कर रहा है, ऐसी किसी वाइफ को जो अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ हो, जो अपने को मेंटेन करने में अक्षम है, या उसके लेजिटिमेट और इलीगल यानी कि उसकी जो वैध संतानें हैं या अवैध संतान है, दोनों ही लेजिटिमेट और इलीजिटिमेट दोनों वर्ड यूज किया गया है। तो जारज और औरस जो हिंदी में वर्ड यूज करते हैं, जायज और औरस, दोनों तरह के बच्चे चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो,
जो खुद को अपनी देखभाल करने में, मेंटेन करने का शब्द है कि उसका जो परवरिश है वो करने में अक्षम है। तो ऐसे इसी के साथ जो मैंने कहा था कि सी और डी, बी और सी को मर्ज कर देना, तो वहां पर लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट नॉर्मल चाइल्ड की बात की गई है, और सी कंडीशन में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर। यहाँ पे मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड कर दिया गया है कि अगर लड़की का विवाह हो गया तो वो मेंटेनेंस का क्लेम नहीं कर सकती है। हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ दिया गया कि हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, यानी जो माइनर है उसकी मेंटेनेंस के तो लायबिलिटी है ही, लेकिन अगर कोई बच्चा जो कि मेजोरिटी के एज को प्राप्त कर चुका है, लेकिन वेयर सच चाइल्ड इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी और इंजरी अनेबल टू मेंटेन सेल्फ, तो वो कोई दैहिक अक्षमता के कारण, मानसिक अक्षमता के कारण, या किसी प्रकार की इंजरी उसको हो चुकी है, क्षति पहुंच चुकी है, उसके कारण वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो दावा कर सकता है। तो चाइल्ड की इस तरह से दो कैटेगरी है। नॉर्मल कंडीशन में तो जो माइनर चाइल्ड है उसकी मेंटेनेंस की लायबिलिटी तो बाय डिफॉल्ट है, लेकिन मेजर चाइल्ड की भी जो लायबिलिटी है वो भी है, इन केस कि अगर वो किसी तरह से मेंटल या फिजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित है। लेकिन इसमें से केवल जो मैरिड डॉटर्स है उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, इसलिए कि अगर वो लड़की की विवाह हो जाता है तो फिर वो अपने इन लॉस से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। और जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फादर एंड मदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। लेकिन अगर पिता और माता हैं जो कि अपनी मेंटेन करने में, अपने को परवरिश करने में अक्षम है, तो भी वो दावा कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इन चार कंडीशन में क्या होगा, a magistrate of the first class may, upon proof of such neglect or refusal, order such person to make a monthly allowances for the maintenance of his wife or such child, father or mother, at such monthly rate dash dash dash, at such magistrate think fit, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। तो इस कंडीशन में जब ये चार कैटेगरी के लोगों के द्वारा दावा किया जाता है और मजिस्ट्रेट जांच पड़ताल के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि इनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है या इसको एक तरह से इनका तिरस्कार किया जा रहा है, और ये जो है अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकते, उनकी स्वयं की साधन नहीं है, अर्निंग नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में मजिस्ट्रेट जो है ऑर्डर कर सकता है, आदेश कर सकता है कि इनको जो भी वो उचित समझे एक मंथली अलाउंसेस, मासिक भत्ता इनको वो व्यक्ति दे, और ऐसे कंडीशन में वो अपना जो परवरिश है वो कर सके। अब इसमें ये लिखा हुआ है कि एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट, तो एज सच मजिस्ट्रेट थिंक फिट का मतलब है कि ये आर्बिट्ररी नहीं है। यहाँ पर जो फैक्ट्स मजिस्ट्रेट के कोर्ट के सामने रखे जाएंगे उसके आधार पर ही वो मंथली अलाउंसेस तय करेगा। इसी कारण से इस एक्ट में कोई मंथली अलाउंसेस के अमाउंट को नहीं रखा गया है, क्योंकि जिसके अगेंस्ट दावा किया जा रहा है, अगर उस व्यक्ति की आमदनी 10,000 रुपए है तो उसको अलाउंसेस के लिए 2,500 रुपए देने के लिए कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी की आमदनी 1 करोड़ रुपए है तो उसको भी 2,500 रुपए देने के लिए अलाउंसेस किया जाए, ये जस्टिफाइड नहीं होगा। तो इस कारण से अलाउंसेस की जो अमाउंट है उसको इस एक्ट में नहीं रखा गया है, और ये मामले के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कि जिस व्यक्ति के अगेंस्ट दावा ऑर्डर किया जाना है और जिन व्यक्तियों के द्वारा दावा किया जा रहा है उनका स्टेटस क्या है, और जिसके अगेंस्ट ऑर्डर किया जा रहा है उसका स्टेटस क्या है। इन चीजों को देखते हुए मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा कि उसे कितना मेंटेनेंस दिया जाना है। इस पे बहुत ही हाईलाइटेड केस है एक साहवानों का, जिसकी चर्चा हम करेंगे इस पूरे प्रोविजंस को देखने के बाद। और उस केस के बाद से साहवानों का केस शायद 1983 का है, और उसके बाद 125 में अमेंडमेंट्स भी किए गए थे, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है 125 के लिए, तो उसकी चर्चा हम करेंगे। पहले इसकी प्रोविजंस को हम देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट मजिस्ट्रेट में ऑर्डर
द फादर ऑफ अ मदर माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लॉज बी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फादर ऑफ ए माइनर फीमेल चाइल्ड रेफर टू इन क्लॉज बी टू मेक सच अलाउंसेस until she attains her majority। तो अगर किसी माइनर फीमेल चाइल्ड के लिए ऑर्डर किया जाना है तो फादर के अगेंस्ट वो ऑर्डर कब तक सस्टेन करेगा? जब तक कि वो मेजॉरिटी की एज को प्राप्त न कर ले, यानी 18 वर्ष की उम्र प्राप्त न कर ले। इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड दैट हस्बैंड ऑफ सच माइनर फीमेल चाइल्ड इज मैरिड इज नॉट पोस्टपोन्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स। अगर कि उसमें एक और वर्ड लगा है, अगर पहले माइनर कंडीशन में ही मैरिज हो जाती थी तो उस माइनर चाइल्ड का हस्बैंड अगर सफिशिएंट मीन्स उसके पास नहीं है तो उस कंडीशन में उससे ये लागू होगा। यानी ओवरऑल क्या है कि पहले के ड्राफ्ट में आपने पढ़ चुका, आप पढ़े कि माइनर मैरिड चाइल्ड को अगर वो फीमेल है तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, लेकिन ये प्रोविजो ये कहता है कि विवाहित होने के बाद भी जिस पुरुष के साथ विवाह हुआ वो अगर सक्षम नहीं है तो उस कंडीशन में मैरिड महिला भी अपने फादर से मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है, लेकिन कब तक? जब तक कि वो मेजर न हो जाए, 18 वर्ष की न हो जाए। एक दूसरा प्रोविजो और जो कि बाद में जोड़ा गया अमेंडमेंट के माध्यम से, इसमें लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट द मजिस्ट्रेट मे ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग मंथली अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस under this subsection order such person to make a monthly allowances for the interim maintenance of his wife or such child, father or mother, and the expenses of such proceedings which the magistrate consider reasonable, and to pay the same to such person as the magistrate may from time to time direct। यानी यहाँ पे ये भी व्यवस्था की गई है कि फाइनल डिस्पोजल से पहले एक इंटरिम मेंटेनेंस देने का भी आदेश मजिस्ट्रेट कर सकता है। किसको? जिसके द्वारा दावा किया गया, यानी बच्चे के द्वारा, पिता या माता के द्वारा, या वाइफ के द्वारा। तो अगर वाइफ, बच्चे और पिता माता के द्वारा मेंटेनेंस का दावा किया जाता है तो इससे पहले कि फाइनल डिस्पोजल केस का किया जाए और मंथली अलाउंसेस मजिस्ट्रेट तय करे, एक इंटरिम अलाउंसेस देने का भी आदेश मजिस्ट्रेट कर सकता है और ये समय समय पर जैसा भी आदेश करे उस हिसाब से ये लागू होगा। एक तीसरा प्रोविजो और जुड़ा हुआ है कि प्रोवाइडेड आल्सो दैट एन एप्लीकेशन फॉर द मंथली अलाउंसेस फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग ऑर्डर अंडर द सेकेंड प्रोविजो शैल as far as possible be disposed of within 60 days from the date of the service of notice of the application to such person। यानी यहाँ पे एक लिमिटेशंस भी लगा दिया गया है कि ये जो अंतरिम भत्ते की घोषणा की जाएगी, अंतरिम भत्ते का आदेश किया जाएगा, इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। तो टाइम ड्यूरेशन के लिए ये प्रोविजो किया गया है कि जो नोटिस होगा, एप्लीकेशन जो दिया जाएगा, एप्लीकेशन की नोटिस जो सर्व होगी, उस एप्लीकेशन की नोटिस सर्व होने के विदिन 60 डेज ये अंतरिम भत्ता दिया जाना चालू कर दिया जाएगा। और अगर नहीं किया जाता है तो क्या होगा रिपरकेशन? तो नेचुरली मजिस्ट्रेट के ऑर्डर का ये कंप्लायंस नहीं हुआ, यानी उसका वायलेशन हुआ, तो उस कंडीशन में जो भी जुडिशियल रिपरकेशंस होंगे वो होंगे। तो फिलहाल ये तीनों प्रोविजो का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है कि जब भी कोई पत्नी, बच्चे या पेरेंट्स मेंटेनेंस का दावा करते हैं तो मेंटेनेंस के एप्लीकेशंस की जो नोटिस सर्व की जाएगी कंसर्निंग पर्सन को, उस नोटिस सर्व होने के 60 दिन के अंदर उनको एक आंतरिक भत्ता देने का आदेश मजिस्ट्रेट करेगा। आंतरिक भत्ता कितना होगा ये मामले की स्थिति पर डिपेंड करता है। जो मजिस्ट्रेट को ठीक उचित समझ में आएगा वो भत्ता दिया जाएगा। उचितता का जो डेफिनेशन है वो कोई पहले मैंने कहा कि ये केस टू केस डिफर करेगा। इसमें ऐसा कोई सेट मार्जिन सेट अमाउंट नहीं लिखा गया है प्रोविजन में कि इतना ही देना है। डिपेंड करता है कि किसके अगेंस्ट दावा किया गया है, उसकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है, जिनके द्वारा दावा किया गया है उनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति क्या है। इन सब चीजों को ओवरऑल एसेस करने के बाद ही मजिस्ट्रेट
आदेश करता है कि कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, और इंटरिम मेंटेनेंस जो है वो फाइनल डिस्पोजल तक के लिए होता है। ये व्यवस्था इसलिए की गई है कि जिस व्यक्ति के द्वारा दावा किया जा रहा है वो इसलिए दावा कर रहा है क्योंकि वो अपनी परवरिश करने में अक्षम है, और अगर वो पहले तो वो मेंटेनेंस मांगता है, मेंटेनेंस का इनकार किया जाता है, फिर वो कोर्ट में जाता है। अब वो जब कोर्ट में चला गया तो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स चलाने के लिए भी उसके पास खर्चे नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में उसे न्याय मिलना असंभव सा है, क्योंकि एक तरफ तो वो पार्टी है जो कि पैसे से सक्षम है, दूसरी तरफ वो पार्टी है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में उसको न्याय मिल सके एटलीस्ट, और वो अपना सरवाइव कर सके, जब वो सरवाइव करेगा तभी वो न्याय पा पाएगा। तो इसलिए ये आंतरिक या अंतरिम भत्ते की व्यवस्था इस विधि के अंतर्गत की गई है। तो ये आपने देखा कि बेसिक फ्रेमवर्क है। अब इसके साथ कुछ एक्सप्लेनेशन लगा हुआ है जिसके बिना ये सेक्शन के प्रोविजन कंप्लीट नहीं होते हैं। एक्सप्लेनेशन में कहा गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर माइनर, जो माइनर वर्ड कई जगह आया है, माइनर मीन्स अ पर्सन हु अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 इज डीम्ड नॉट टू हैव अटेन्ड हिज मेजोरिटी। इस एक्ट की चर्चा जब हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ाते हैं उसमें भी की जाती है, और इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि मेजॉरिटी कब मिलती है। तो जहां तक भारत का संदर्भ है, भारत में मेजॉरिटी के मामले में अलग अलग लॉ में अलग अलग कानून है। जैसे अगर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं तो वहां पर 18 वर्ष, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों ही 18 साल के होने पर वो एडल्ट हो जाते हैं या माइनर मेजर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम मैरिज एक्ट की बात करें, हिंदू मैरिज एक्ट की, तो वहां पर लड़की तो 18 वर्ष में बालिग होती है और लड़का 21 साल में बालिग होता है। इसी तरह से जब हम गार्जियनशिप की बात करते हैं तो वहां पर 21 साल में बालिग होते हैं, मेजर होते हैं। तो यहाँ पर इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अंतर्गत जो मेजोरिटी का कंसेप्ट है उसको फॉलो किया जाएगा, और वहां पर मेजोरिटी का कंसेप्ट 18 वर्ष का है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। इसी तरह से बी पार्ट में वाइफ के बारे में डिस्क्लोजर किया गया है कि वाइफ इंक्लूड्स अ वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड अ डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड। तो यहाँ पर जिस महिला को तलाक दे दिया गया है या वो तलाक चाहती है, दोनों ही कंडीशन में वो वाइफ मेंटेनेंस के दावेदार है। लेकिन साथ में लिखा है हैज नॉट रीमैरिड, यानी जब तक कि वो पुनर्विवाह नहीं कर लेती। तो एक पत्नी जो या तो मेंटेनेंस डाइवोर्स का दावा कर रही है या डाइवोर्स की जा चुकी है, दोनों ही स्थितियों में वो मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। कंडीशन ये है कि उसने पुनर्विवाह न कर लिया हो। यदि वह पुनर्विवाह कर लेती है तो ऐसे कंडीशन में वो मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती। सेक्शन 125 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि एनी सच अलाउंसेस फॉर द मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग्स shall be payable from the date of the order, or if so ordered from the date of the application of maintenance of or interim maintenance and the expenses of proceedings as the case may be। यानी ऊपर जो सब क्लॉज 1 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेगा इंटरिम मेंटेनेंस देने का और प्रोसीडिंग के खर्चे देने का, तो वो कब से प्रभावी होगा? वो उस डेट से प्रभावी होगा जिस दिन मजिस्ट्रेट आदेश करेगा, या अपने आदेश में एक कोई निश्चित डेट बताएगा, उस डेट से वो प्रभावी माना जाएगा। तो अब चूंकि लगभग 20 मिनट का हो गया लेक्चर, तो इसलिए अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो 125 सब क्लॉज 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।